आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज एंड इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स। ये हमारा चैप्टर 13 जो है उसका आखिरी पार्ट है। तो पहले हम जान लेते हैं, जैसे हमने रियल एंड मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 प्लस जे इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई हुआ करता था। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसमें आई क्या था? आई था मनी रेट ऑफ रिटर्न, मनी रेट ऑफ रिटर्न या मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ई था हमारा इन्फ्लेशन रेट एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे जो हमारा निकल के आया था दैट वाज रियल रेट ऑफ रिटर्न, दैट वाज रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। सो अगर मैं ये कहूं कि मैंने 1 रुपी इन्वेस्ट किया था तो 1 रुपी के साथ मुझे आई का इंटरेस्ट मिला, तो मेरा 1 टाइम पे, अगर मान लो 0 टाइम पे मैंने 1 रुपी इन्वेस्ट किया था एंड 1 टाइम पे मुझे 1 प्लस आई मिला, तो 1 टाइम पे मेरा 1 प्लस आई जो मिला है दैट इज माई मॉनेटरी कैश फ्लो। तो 1 प्लस आई क्या है? मॉनेटरी कैश फ्लो। इसको मैंने 1 प्लस इन्फ्लेशन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 1 प्लस इन्फ्लेशन से डिवाइड कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि रियल में मुझे क्या मिला। मुझे रियल में जे मिला, बट रियल में मेरे पास कैश फ्लो कितना हुआ? 1 तो मेरा अपना था जो मैंने लगाया था, इसके साथ में जे मुझे रियल में मिला है, तो मुझे रियल में जो कैश फ्लो हुआ वो क्या हो गया? 1 प्लस जे हो गया। सो रियल कैश फ्लो किसके बराबर हुआ? मनी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। तो अपने पुराने फॉर्मूले से ही हमने यहां पे आ गए कि रियल कैश फ्लो की वैल्यू क्या होती है? मॉनेटरी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। ये मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर 1 साल से ज्यादा का होता केस कि 2 साल बाद का कैश फ्लो दिया हुआ है, तो मैंने 1 प्लस इन्फ्लेशन का होल स्क्वायर किया होता। 3 साल बाद होता तो 1 प्लस इन्फ्लेशन का क्यूब किया होता, अगर इन्फ्लेशन कांस्टेंट है तो। जैसे हम जरा इसका मतलब समझ लेते हैं कि रियल कैश फ्लो का मतलब होता क्या है। जो रियल कैश फ्लो है उसका मतलब होता क्या है? देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं मेरी पिछले साल सैलरी जो थी 1000 की थी, 1 साल के बाद मेरी सैलरी बढ़ा के 1200 कर दी गई। ठीक है, मुझे खुश होना चाहिए, 20% सैलरी में हाइक मिल गया है, पर मैं दुखी हूं। अब आप बोलोगे क्यों दुखी हो? मतलब जितना मर्जी खुश हो ही नहीं सकते क्या? मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ जी खुश ही नहीं हो सकते, जो मर्जी मिलता रहे, खुशी नहीं आती उनके चेहरे पे। मैं उनमें से नहीं हूं। ठीक है, परेशान मैं इसलिए हूं कि पहले जो चीज 100 में आती थी, पिछले साल का इन्फ्लेशन 50% रहा, जिसकी वजह से आज उसकी कीमत 150 हो चुकी है। ठीक है, मेरी 20% सैलरी बढ़ी है, 20% मेरा सैलरी बढ़ा है, अच्छी बात है, बट इन्फ्लेशन 50% की रही है। इसका मतलब अगर कोई चीज पहले 100 रुपए में आती थी, मेरे पास 1000 रुपए होते थे, मैं 1000 रुपए में 100 वाली 10 यूनिट खरीद सकता था। 1000 रुपए में 100 वाली 10 यूनिट खरीद सकता था। आज मेरी इनकम 1200 हो गई है, मुझे खुश होना चाहिए कि मैं अब 1200 रुपए में 12 यूनिट खरीद पाऊंगा, बट नहीं, सारी खुशी मेरी वहां गायब होगी जब मुझे मालूम चला कि जब मैं चीज खरीदने लगा तो वो चीज हो गई है 150 की। तो मुझे नेट में कितनी यूनिट्स मिली? 8 यूनिट्स मिली। यानी कि पहले के मुकाबले में भी मेरा परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गया है। ठीक है, अब मेरा परचेजिंग पावर जो हो गया है वो कम हो गया है, वो मैं कैसे मेजर करूं? मैंने सीधा देखा, यार पहले जब मैं 1000 रुपए कमाता था, जब मैं 1000 कमाता था तो 800 कमाने वाला मेरे लिए क्या था? 800 कमाने वाला मेरे लिए पुअर था। ठीक है, मैं 1000 कमाता हूं, 800 वाले कहूंगा चल छोटे लोग, गरीब लोग, ये 800 कमाते हैं, मैं तो 1000 रुपए कमाता हूं। ठीक है, बट आज की डेट में अगर 800 वो कमाता था तो 800 रुपए में उसको कितनी यूनिट्स मिलती थी? जब 100 रुपए यूनिट हुआ करती थी तो 8 यूनिट मिलती थी। तो आज मेरे पास भी 8 यूनिट्स ही खरीदने के लायक पैसे हैं, चाहे मेरी इनकम उससे ज्यादा है। मेरी इनकम बड़ी है, मेरी पहले भी उससे ज्यादा थी, आज भी मेरी इनकम 20% बढ़ने के बावजूद भी हो सकता है उससे ज्यादा हो, बट मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना हो गया?
उस आदमी के जितना हो गया है जो पहले 800 कमाया करता था। यानी जिसको मैं बोलता था ना छोटे लोग, गरीब लोग, अब उनके बराबर मेरी हैसियत हो गई है। यानी कि मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी रह गई है? 8 यूनिट खरीदने की रह गई है। बट ये परचेजिंग पावर 8 यूनिट नहीं, परचेजिंग पावर तो अमाउंट के टर्म में होनी चाहिए। तो परचेजिंग पावर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि मॉनेटरी कैश फ्लो को मैं 1 प्लस इन्फ्लेशन से अगर डिवाइड कर दूं तो मैंने बताया था कि रियल कैश फ्लो आ जाता है, बताया था मैंने। तो मॉनेटरी कैश फ्लो कितना है? 1200 मुझे मिले, बट इन्फ्लेशन 50% है तो 1 प्लस 50% इज 1.50, इसकी वैल्यू 800 आ गई। यानी कि मेरे आज 1200 की वैल्यू वही है जो पिछले साल तक 800 की हुआ करती थी। इसका मतलब पहले मैं 800 कमाने वाले को गरीब समझता था, आज मैं भी उस गरीब के जैसा हो चुका हूं। हो सकता है उसके हालात तो उससे भी बदतर हो गए होंगे, बट मैं उसके जैसा हो चुका हूं कि मेरी परचेजिंग पावर अब सिर्फ क्या रह गई है? 800 रुपए की रह गई है। आप बोलोगे परचेजिंग पावर 800 मतलब मिले तो 1200, मिले 1200, बट चीजें इतनी महंगी हो गई कि मैं पिछले साल अगर 800 में जितना खर्चा कर सकता था ना, आज 1200 मेरी इनकम होने के बावजूद मैं उतना ही खर्चा कर पा रहा हूं, उतना ही चीजें कंज्यूम कर पा रहा हूं। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई। रियल कैश फ्लो इज मनी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। बट हमारा जो यहां पर टास्क है ना, वो इस तरह से कैश फ्लोज को एडजस्ट करना नहीं है। हमारा जो टास्क है वो क्या है कि जैसे मान लो मैं कोई बॉन्ड खरीदता हूं, कूपन पेइंग बॉन्ड लेता हूं, तो उस पे मुझे 1, 2, 3 n ईयर तक कुछ ना कुछ कूपन आएगा, से डी का आएगा, डी का आएगा, डी का आएगा, डी का आएगा, और रिडम्पशन पे मुझे ₹R वापस भी मिल जाएंगे। रिडम्पशन मुझे ₹R वापस भी मिल जाएंगे। बट मैं जानना चाहता हूं, डी तो ठीक है मुझे मिल रहा है, बट उस डी की रियल वैल्यू क्या है? ठीक है ना, आज मेरे पास 1 साल बाद डी मिले मुझे, उससे जितना सामान आएगा, अगले साल बाद फिर से ₹D मिल रहे हैं, सामान उतना नहीं आएगा क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी। अगले साल फिर से डी मिले, सामान उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि और महंगाई बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी बॉन्ड में मुझे कोई कैश फ्लोज एसोसिएटेड हैं जो कि मुझको पता है, अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उस बॉन्ड के रियल कैश फ्लोज क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो रियल कैश फ्लो के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, मनी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन करना है। इसको एक ना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ए बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ 12% पर एनम। फेस वैल्यू नहीं पता इस क्वेश्चन में हमें, मैंने मान लिया फेस वैल्यू जो है वो ₹100 की है। फेस वैल्यू 100 है, ये मैंने मान लिया। आप 1000 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 करोड़ मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 करोड़ मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो फेस वैल्यू 100 की है, 4 साल का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपको 4 साल तक 12 रुपए तो कूपन के देगा, और 4 साल के बाद रिडीमेबल एट पार है तो 100 रुपए आपके वापस भी दे देगा। मैंने फेस वैल्यू 100 मानी, आप 1000 मानते तो 1000 वापस मिल जाता आपको। ठीक है, इन्फ्लेशन इज कांस्टेंट 5%, कितना? थ्रू आउट 4 ईयर। अब मैं जानना चाहता हूं रियल कैश फ्लोज क्या होंगे, रियल कैश फ्लोज क्या होंगे। तो मैंने बताया आपको फर्स्ट ईयर का आपका कैश फ्लो कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में इन्फ्लेशन तो 1.05। सेकेंड ईयर में 12 डिवाइड बाय 1.05 का स्क्वायर, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं आज से, तो यहां तक आते आते 5% बढ़ चुका है, यहां तक आते आते 5% 2 बार बढ़ चुका है, तो 1.05 का स्क्वायर कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाय 1.05 का क्यूब कर देंगे। यहां आपको 112 रुपए आने हैं, डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़्ड पावर 4 कर देंगे। मैं इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करता हूं तो 12 डिवाइडेड बाय 1.05 मैंने किया, दैट इज कमिंग एज 11.428। अगले साल किया मैंने, दैट इज कमिंग एज 10.884 डिवाइडेड बाय अगेन 1.05 तो 10.366। 112 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़्ड पावर 4, that is 92.1426। आपने देखा पैसे चाहे उसको हर साल 12 रुपए ही आ रहे थे, बट हर साल उसकी वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये उसकी परचेजिंग पावर में कमी को दिखा रहा है कि पहले अगर वो 11.428 वर्थ ऑफ गुड्स
इन कंपैरिजन विद टुडे खरीद सकता था 1 साल बाद, तो 2 साल बाद आज के कंपैरिजन में वो सिर्फ 10.884 वर्थ के ही गुड्स खरीद सकता है। यानी आज जिन कमोडिटीज की कीमत 10.884 है, 2 साल बाद 12 रुपए होने के बावजूद वो उतनी ही कमोडिटीज खरीद पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है इफ प्राइस पेड फॉर द बॉन्ड इज ₹98, फाइंड द रियल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, जब रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है ना, तो आप बोलोगे हमने तो रियल रेट ऑफ रिटर्न का पहले ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 + j = 1 + i डिवाइडेड बाय 1 + e। हमें 12 रुपए आने हैं 4 साल तक, 100 रुपए मिल जाने हैं हमें 4 साल के बाद, 98 रुपीज हमने लगाए हैं, इसको एट द रेट ऑफ आई मान लेते हैं। यहां से आई हमारा निकल आएगा मनी रेट ऑफ रिटर्न, यहां से हमारा आई आ जाएगा मनी रेट ऑफ रिटर्न। अब मनी रेट ऑफ रिटर्न है, इन्फ्लेशन गिवन है 5% की, तो हम जे तो निकाल ही लेंगे ना इस फॉर्मूले से, जे तो निकाल ही लेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला हाँ लग सकता है, बट ये फॉर्मूला इसलिए लग सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रही है। अगर इन्फ्लेशन जो है चेंज हो जाती, इन्फ्लेशन हर साल सेम ना रहती, तो ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते, देखो हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आने हैं 12 रुपए यहां, 100 यहां, मैं क्या कर रहा था, मैं 12 रुपए को 1 साल प्रेजेंट में लाया, फिर 12 को 2 साल प्रेजेंट में लाया, 12 को 3 साल प्रेजेंट में लाया, 112 को 4 साल प्रेजेंट में लाया और इसको मैंने 98 के इक्वेट कर दिया। इससे मेरा निकला मनी रेट। यानी कि इफ आई यूज मॉनेटरी कैश फ्लोज, इफ आई यूज मॉनेटरी कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट इट and get the present value, तो हमें 0 टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू मिल गई। इफ आई कंपेयर इट विद द प्राइस पेड, तो मेरा निकल के आएगा मनी रेट। ठीक है, यानी कि मैंने एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको डिस्काउंट किया और उसके इक्वेट कर दिया प्राइस के, तो मेरा निकल के आएगा मनी रेट। अगर मैं मॉनेटरी कैश फ्लो की जगह रियल कैश फ्लोज को यूज करता हूं, अगर मैं मॉनेटरी कैश फ्लोज की जगह रियल कैश फ्लोज को यूज करता हूं, उनको डिस्काउंट बैक करता हूं और उसको 98 के इक्वेट कर देता हूं, तो उससे मेरा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अब सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, इफ वी यूज मॉनेटरी कैश फ्लो, कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इक्वेट इट विद द गिवन प्राइस, वी गेट द मनी रेट ऑफ रिटर्न। एंड इफ वी यूज रियल कैश फ्लोज, डिस्काउंट इट बैक टू द प्रेजेंट, उसको अगर हम प्राइस का इक्वेट करते हैं, तो हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जिसपे कि वो प्राइस के बराबर है, तो वो मिलेगा हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न। सो मनी रेट गिव्स, मॉनेटरी कैश फ्लोज गिव्स मनी रेट ऑफ रिटर्न, एंड रियल कैश फ्लोज जो होंगे वो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे सीधा जो मुझे कैश फ्लोज आ रहे हैं 11.428, तो 11.428 वी पावर 1, 10.884 वी की पावर 2, 10.336 वी की पावर 3 प्लस 92.142 वी की पावर 4 इज इक्वल टू 98 किया, तो इससे जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगा ना, वो डायरेक्टली मेरा जे निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो मेरा ये तरीका मुझे लग रहा है ज्यादा आसान था, बट लॉजिकली हम ये तरीका फॉलो करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गया कि जब भी आपको रियल कैश फ्लोज दे रखे होंगे तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ तभी लग सकता है आई पहले निकाल के जे निकालना, अगर आपको इन्फ्लेशन थ्रू आउट सेम दे रखी हो तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जब इन्फ्लेशन थ्रू आउट सेम ना रहे। ठीक है, इन्फ्लेशन थ्रू आउट अगर सेम ना हो तो क्या होगा। जैसे सब कुछ वही है, 12% का कूपन है, फेस वैल्यू मैंने 100 मान ली, 4 साल बाद रिडीम हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है पहले साल आपको 12 मिलना है, बट इन्फ्लेशन कितना है 5.5%। अगले साल भी आपको 12 मिलना है, इस साल इन्फ्लेशन 6% की हो गई।
अगले साल भी 12 मिलना है, इन्फ्लेशन 6.5% की होगी, अगले साल भी 12 मिलना है, आपकी 7% की होगी और 100 रुपये आपको रिडम्पशन पे मिलने हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो रियल कैश फ्लो होगा वो होगा 12 डिवाइडेड बाय 1.055। सेकेंड ईयर का होगा 12 डिवाइडेड बाय 1.055 पहले साल का, 1.06 ये हो गया दूसरे साल का। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1.055 पहला साल, 1.06 दूसरा साल, 1.065 तीसरा साल, एंड फोर्थ ईयर की अगर बात करूं तो 112 डिवाइडेड बाय 1.055, 1.06, 1.065, 1.07, इससे आपके रियल कैश फ्लोज निकल आएंगे, R1, R2, R3, R4। ठीक है, निकाल लोगे रियल कैश फ्लोज। ये बात समझ आ गई है ना। पहले क्या हो रहा था, दोनों साल सेम था तो मैंने 1.05 इंटू 1.05 1.05 का स्क्वायर कर दिया था। तीनों साल सेम था, मैंने 1.05 1.05 1.05 1.05 का क्यूब कर दिया था। चारों साल सेम था, मैंने 1.05 की पावर 4 कर दिया था। यहां क्योंकि सबका अलग अलग है इसलिए मैंने सबको अलग अलग निकाला। ठीक है, अब प्राइस पेड फॉर द बॉन्ड इज 98, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले रियल कैश फ्लो को v पावर 1 करूंगा, दूसरे वाले रियल कैश फ्लो को v की पावर 2 करूंगा, तीसरे रियल कैश फ्लो को v की पावर 3 करूंगा, चौथे रियल कैश फ्लो की v की पावर 4 करूंगा, इसको 98 के इक्वेट करूंगा। जो भी इंटरपोलेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए एक और इसका देखते हैं। जब आपको इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन रेट आपको इंडेक्स नंबर्स दे रखे हो, आपको इंडेक्स नंबर्स दे रखे हो, देखो 1 साल बाद 12, 2 साल बाद भी 12, 3 साल बाद 12, 4 साल बाद 12 प्लस 100 112, 0 टाइम का इंडेक्स नंबर दिया है 286, 1 टाइम का इंडेक्स दिया है 298, 306, 310, 320। तो लॉजिक ये कहता है कि हमें सबसे पहले ना इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। देखो इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट करने की बारी आएगी ना, तो मुझे बिटवीन 0 एंड 1 इन्फ्लेशन निकालनी है। तो लॉजिकली मुझे ये करना चाहिए, 286 वाली चीज E1 के रेट पे बढ़ते बढ़ते कितने की हो गई इज इक्वल टू 298 की। तो इससे मेरी 1 प्लस E1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उससे मेरी E1 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही 298 वाली चीज 1 प्लस E2 के रेट पे बढ़ के 306 की हो गई, क्योंकि अब देखो ना 0 से 1 में ये इन्फ्लेशन हुआ, 1 से 2 का ये इन्फ्लेशन निकल के आएगा, तो यहां से मेरा E2 निकल आएगा। ठीक है, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्यों, मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए 298 को मुझे 0 से 1 यानी कि 1 प्लस E1 से डिवाइड करना है। फर्स्ट ईयर में मुझे 12 को डिवाइड करना है 1 प्लस E1 से। E1 क्या है, 1 प्लस E1 क्या है, यहां से देखूं तो 1 प्लस E1 क्या है, 298 डिवाइडेड बाय 286 है। तो मेरा 12 डिवाइड किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 286 से और डिवाइड हो रहा है 298 से। ठीक, सेकेंड ईयर में मुझे 12 को डिवाइड करना था 1 प्लस E1 से और 1 प्लस E2 से, यानी कि 12 को डिवाइड करना था मुझे 298 बाय 286 से इंटू 306 डिवाइडेड बाय 298 से, यानी कि 12 इंटू 286 डिवाइडेड बाय 306 करना था। तो आपने थर्ड ईयर में अगर देखें, हम ऐसे एक्चुअल में नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि करने क्या वाले हैं। 12 को डिवाइड करना है मुझे 1 प्लस E1 से, 1 प्लस E2 से, 1 प्लस E3 से। सो 12 को डिवाइड करना है मुझे 298 डिवाइडेड बाय 286,
306 डिवाइडेड बाय 298, फिर 310 डिवाइडेड बाय 306। तो मैंने देखा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 12 मल्टीप्लाई हुआ 286 से और डिवाइड हुआ 310 से। ऐसे ही चलते चलते जब मैं 4th ईयर पे आऊंगा ना, तो 12 डिवाइड होगा 320 से और मल्टीप्लाई होगा 286 से। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि मल्टीप्लाई हर बार 286 से हो रहा है, और 286 किसका इंडेक्स है? 286 है बेस का इंडेक्स। और डिवाइड हमेशा किससे हो रहा है? जिस टाइम पे वो पेमेंट हो रही है, जिस टाइम पे वो कैश फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर आपको कभी भी इंडेक्स नंबर्स दे रखे हों और आपको रियल कैश फ्लो निकालना है, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। आप सिंपली क्या करोगे? रियल कैश फ्लो के लिए मॉनेटरी कैश फ्लो, उसको आप करंट इंडेक्स से डिवाइड करोगे। ठीक है, जिस टाइम पे करंट इंडेक्स मतलब जिस टाइम पे वो मॉनेटरी कैश फ्लो हो रहा है, और बेस इंडेक्स यानी कि टाइम 0 के इंडेक्स नंबर से, बेस इंडेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रियल कैश फ्लो निकल आएगा। तो हमारे इस सिचुएशन में मैं वापस इस पे आता हूं, 12 12 12 और 112। 0 टाइम का था 286, 0 टाइम का था 286, 298, 306, 310 and the last one is 320। तो मुझे सिंपली फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो रियल कैश फ्लो निकलना चाहिए, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय बेस से मल्टीप्लाई और करंट से डिवाइड। सेकंड कैश फ्लो निकालना है, बेस से मल्टीप्लाई करंट से डिवाइड। थर्ड कैश फ्लो निकालना है, बेस से मल्टीप्लाई करंट से डिवाइड। फोर्थ कैश फ्लो निकालना है, बेस से मल्टीप्लाई एंड करंट से डिवाइड। इससे आपके R1, R2, R3, R4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आ गए आपके रियल कैश फ्लो। मैं अगेन बता देता हूं आपको, रियल कैश फ्लो कभी भी निकालना है, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट। आपको सिंपली क्या करना है, मॉनेटरी कैश फ्लो को करंट इंडेक्स से डिवाइड कर दो और बेस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो करंट इंडेक्स जिस डेट को पेमेंट हो रही है वो हो गया, और बेस इंडेक्स हमारा जिस डेट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेट, दैट इज हमारे केस में वो 0 है। अब फिर हमें बोला है इफ द प्राइस पेड फॉर द बॉन्ड इज 98, तो बताओ रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वही सेम पुरानी वाली बात कि R1, R2, R3, R4 हमने निकाल लिए हैं। तो R1 को V पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, R2 को V की पावर 2 से करोगे, R3 को V क्यूब करोगे, R4 को V4 करोगे और इसको 98 के इक्वेट कर दोगे। यहां मैं R1, R2, R3, R4 लिख रहा हूं, आपको इसकी वैल्यू लिखनी होगी। ये सारी कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ J करोगे तो जो भी इंटरपोलेशन से सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द रियल रेट ऑफ रिटर्न जो आप चाहते हैं। ठीक है, सो ये था सारा हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज की कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन के हिसाब से किस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, टू गेट द रियल कैश फ्लो कि रियल में हमें क्या मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स, यानी कि ऐसे बॉन्ड जो इंडेक्स के साथ लिंक हो। अब इंडेक्स के साथ लिंक मतलब देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हर बार कूपन की जो पेमेंट आ रही है, हर बार जो कूपन की पेमेंट आ रही है, उसके परचेजिंग पावर जो है, हमारी जो रियल वैल्यू है, वो इन्फ्लेशन की वजह से हर बार क्या होती जा रही है, हर साल कम 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 और कम होती जा रही है। तो ऐसे में बंदा सोचेगा कि मान लो मैं 25 साल वाला बॉन्ड ले लूं और 25 साल बाद मुझे 12 रुपए आए, और मैं मानता हूं कि अगर इन्फ्लेशन जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट 5% मान लेता हूं, तो 12 रुपए जो 25 साल के बाद आएंगे उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो होगी 12 डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 25, 3.543,
यानी कहने को तो आ रहे हैं कितने रुपए, कहने को आ रहे हैं 12 रुपए, पर उसकी रियल वर्थ कितनी है, जस्ट 3.543 है। यानी कि रियल वैल्यू उसकी गिर के 70% गिर चुकी है, सिर्फ 30% रह गई है अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसे बंदा कहेगा यार मुझे ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है करने की जरूरत क्या है जिसकी वैल्यू जो है, जो मुझे पैसा आ रहा है उसकी रियल वैल्यू लगातार गिरती चली जाए, मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं ही क्यों। ठीक है, तो उसको एक दूसरी ऑफर दी जाती है, उसको कहा जाता है जी हम ऐसा करते हैं, हम आपको देते हैं, थोड़ा महंगा है बट हम आपको ऐसा देते हैं जो कि इंडेक्स के साथ लिंक होगा। तो हमने कहा हम आपको एक ऐसी चीज देते हैं, ऐसा बॉन्ड देते हैं जिसके की कूपन इन्फ्लेशन के हिसाब से हम आपको बढ़ा के देंगे, ताकि आपको उसकी रियल वैल्यू जो है ना वो उतनी ही मिले जितनी की हम आपको कूपन दे रहे हैं। दोबारा बोलता हूं, बंदे ने बोला था जी मुझे 12 रुपए आप 4 साल देने वाले हो। वो कहते हैं हम आपको 12 रुपए नहीं देंगे, हम आपको देंगे जितना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना हम उतना आपको बढ़ा के देंगे। तो अगर मान लो 5% इन्फ्लेशन था, इस साल 6% था, इस साल 7% था, इस साल 8% था। ठीक है, 4 साल वाला बॉन्ड था, इन्फ्लेशन हमारी इतनी इतनी थी। तो जब ये कहेगा ना बॉन्ड का 12 रुपए नहीं देंगे इसको, हम बोलेंगे जी 12 आपको मिलने थे बट 5% इन्फ्लेशन है तो हम आपको इतना पैसा देंगे। ठीक है, 5% इन्फ्लेशन है तो हम आपको 12 नहीं देंगे, 12 इंटू 1.05 देंगे। वो कहता है अगले साल, कहते देखो अगले साल क्योंकि अभी इन्फ्लेशन इतनी थी तो आपको इतना मिल चुका है, अगले साल 6% इन्फ्लेशन होगी, हम आपको इतना और बढ़ा के देंगे। तीसरे साल 5% इन्फ्लेशन पहले साल की, 6% दूसरे साल की, 7% तीसरे साल की, हम आपको इतना देंगे। और चौथे साल में हम आपको 12 की 112 इंटू 1.05, 1.06, 1.07 एंड 1.08 इतना देंगे। वो कहता है इससे मुझे फायदा क्या होगा। हमने बोला देखो फायदा आपको ये होगा कि जब आप रियल कैश फ्लो निकालोगे, आपको मॉनेटरी कैश फ्लो 12 नहीं मिला, अब आपको 12 इंटू 1.05 मिला है, तो जब आप इसकी रियल वैल्यू निकालोगे तो क्या रहेगी 12। यानी आपको हम इतने पैसे बढ़ा के दे देंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से जो आपकी परचेजिंग पावर में कमी आनी थी वो नहीं आएगी। तो 12 के आप 12 यूनिट पहले खरीदते थे तो 12 अभी भी खरीद पाओगे। जब सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो कहते हैं हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो इतने पैसे जब हम आपको दे देंगे तो इसको जब आप रियल में कन्वर्ट करोगे 1 प्लस इन्फ्लेशन करके तो उसकी वैल्यू 12 ही आएगी। यानी कि आपकी जो रियल वैल्यू है उसमें कमी हम नहीं आने देंगे। ठीक है, मतलब हम आपका जो परचेजिंग पावर में कमी आ रही थी ना इन्फ्लेशन की वजह से, हम उसका इलाज कर देते हैं कि वो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर में कमी नहीं आएगी। यानी कि हम आपके कूपन पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, कैपिटल मतलब एंड वाला पेमेंट, कूपन पेमेंट और कैपिटल पेमेंट हम इस तरह से इंक्रीज कर देंगे कि आपकी जो रियल वैल्यू है वो उतनी ही रहे जितनी की हमने आपको प्रॉमिस की थी। ठीक है, सो इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स क्या होते हैं? इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इन विच index linked bonds are the bonds in which coupon payments and capital payments are increased in line of inflation, are increased in line of inflation by a given inflation rate or a given series of index numbers। कि आपको इंडेक्स नंबर्स दे रखे होंगे जिससे आपको बोला जाएगा जी आप इसका कूपन पेमेंट बढ़ा लो ताकि आपकी रियल वैल्यू में कमी ना आए, या फिर आपको इन्फ्लेशन का रेट दिया होगा उसके साथ आपका कूपन रेट बढ़ जाएगा ताकि आपकी परचेजिंग पावर या रियल वैल्यू जो है उसमें कमी ना आए। ठीक है, सो इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इन विच कूपन पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट आर इंक्रीज इन लाइन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि आपको बढ़ा के दे जाएंगे बाय गिवन इन्फ्लेशन रेट या एक गिवन सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कुछ भी दिया हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल देते हैं पहले। एन इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड
क्लियरली मेंशन है कि ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है। हाफ ईयरली कूपन दे रहा है और रिडीमेबल एट पार है ऑन 31 दिसंबर 2026। कूपन पेड ऑन 31 दिसंबर 2006 वॉज 7। 31 दिसंबर 2006 को 7 रुपए की कूपन पेमेंट हुई थी। और नॉन टैक्स पेयर बायज ₹100 नॉमिनल ऑफ द बॉन्ड ऑन 1 Jan। अगर मैं 1 Jan को खरीद रहा हूं तो 31 दिसंबर 2006 को आने वाला कूपन मेरा तो नहीं है ना, वो तो उसको मिलेगा जिससे मैंने खरीदा होगा। ठीक है, तो उससे मुझे क्या लेना देना नहीं है। तो फिर 7 किस लिए दे रखा है? 7 इसलिए दे रखा है कि अगली बार जब बढ़ेगा तो 7 के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे 12 रुपए आपको पता था ना कि 12 रुपए का हर साल कूपन आना है, तो ऐसे ही पिछला कूपन 7 रुपए का था। आगे जो फ्यूचर इन्फ्लेशन 4.5% पर एनम की है, ठीक है, तो अगला जो कूपन आएगा वो कब आना है? हाफ ईयरली कूपन है। 31 दिसंबर 2026 को रिडम्पशन है, 31 दिसंबर 2006 को कूपन पेमेंट हुआ था, तो अगला पेमेंट जो आएगा 30 जून को आएगा 2007 को, फिर आएगा 31 दिसंबर 2007 को, फिर आएगा 30 जून 2008 को, फिर आएगा 31 दिसंबर 2008 को, और ऐसे चलते चलते आखिरी आएगा 31/12/2026 को। पिछला कूपन हमारी परचेज डेट से पहले का 7 था, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा लेना देना है कि अगला कूपन जो आएगा वो 7 × 1.045 की पावर हाफ, क्योंकि 4.5% से बढ़ते हुए आधा साल के बाद आना है वो। अगला कितना आएगा? 7 × 1.045 की पावर 1। अगला क्या आएगा? 7 × 1.045 की पावर 1.5। अगला आएगा 7 × 1.045 की पावर 2, और लास्ट जो आएगा 7 × काउंट कर लेते हैं 1.045 की कितनी पावर आएगी। देखो 2007 में पावर 1 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 20। यहां पर पावर आ जाएगी 20। रिडीमेबल एट पार था, बट पार का मतलब यह है कि 100 का 100 नहीं मिलना। जो इंडेक्स लिंक होने का फायदा है वो तो इसको मिलना ही मिलना है। तो इंडेक्स लिंक होने का जो फायदा मिलना है कि रिडम्पशन पे क्या मिलना है, 100 × 1.045 की पावर 20, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बोलोगे फिर पार क्यों लिखा है? पार लिखा है कि एट प्रीमियम नहीं है, क्योंकि हो सकता है 105% पे होता तो आप 105 को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते। अगर 105 होता तो 105 को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते, 102 होता तो 102 को बढ़ाते, 110 होता 110 को बढ़ाते। अगर 95 होता, रिडम्पशन एट डिस्काउंट होता, तो आप 95 को बढ़ा रहे होते। यानी कि आपने ये जो बढ़ रहा है एट पार का मतलब है 100 रुपए का 100 रुपए है। ये जो बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड का है। ठीक है, अब हमें मनी रेट ऑफ रिटर्न 10% की चाहिए, तो यहां रियल की तो कोई बात हो नहीं रही है। तो हमें सिंपली जो कैश फ्लोज हो रहे हैं ये बताओ कि ये जो कैश फ्लोज हो रहे हैं 7 × 1.045 रेस्ट पावर हाफ, 7 × 1.045 रेस्ट पावर 1, ये मॉनेटरी कैश फ्लोज हैं या रियल कैश फ्लोज हैं? यस, क्या कहते हो? मॉनेटरी हैं या रियल हैं? रियल है। कैसे? देखो, मैंने बताया था रियल कैश फ्लो के लिए 1 + इन्फ्लेशन से डिवाइड करते हैं। हां, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, बट मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है। क्योंकि ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये नॉर्मल कोई बॉन्ड होता तो मल्टीप्लाई ना हुआ होता। सो यहां पर जो 1 + इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इंडेक्स लिंक बॉन्ड होने की वजह से हो रहा है। रियल कैश फ्लो निकालने के लिए हमेशा 1 + इन्फ्लेशन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ध्यान रहे। सो दीज आर द मॉनेटरी कैश फ्लोज। अब मॉनेटरी कैश फ्लोज है, हमें प्राइस निकालना है, तो प्राइस इज सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो मनी रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। सो हां, यहां पर रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हो सकता था, क्योंकि मॉनेटरी कैश फ्लोज हैं तो हमें मनी रेट ऑफ रिटर्न से ही प्राइस निकाला जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि मॉनेटरी कैश फ्लो को जब प्राइस से कंपेयर करते हैं तो मनी रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। सो इसका मतलब अगर मॉनेटरी कैश फ्लो को मनी रेट ऑफ रिटर्न
पे डिस्काउंट करेंगे तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, सो 7 इंटू 1.045 पावर हाफ v पावर हाफ, 7 इंटू 1.045 पावर 1 v पावर 1, 7 इंटू 1.045 की पावर 20 v की पावर 20 प्लस 100 इंटू 1.045 की पावर 20 v की पावर 20। ये कितनी टर्म्स है, कितनी है? 20। दोबारा देखो, 20 है क्या ये? हाफ 1.52 एंड 20 पे हो रहा है, टोटल 40 टर्म्स है ये, टोटल 40 टर्म्स है ये। सो 7 इंटू फर्स्ट टर्म ये हो गई, कॉमन रेशियो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देख लो। सो a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? 1.045 v की पावर हाफ पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.045 v की पावर हाफ प्लस 100 इंटू 1.045 v की पावर 20। ये सारी कैलकुलेशन आपने कौन से रेट पे करनी है? ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है एट द रेट ऑफ 10%। यस, क्या करके दिखाने की जरूरत है इसकी? देखो ना, 7 इंटू 1.045 v की पावर हाफ, 1 माइनस 1.045 v की पावर हाफ की पावर 40 की तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, आई की जगह 10% डाल के कैलकुलेट करना है। क्या ये मैथमेटिक्स भी मुझे सिखाने की जरूरत है? हो जाएगा। चलिए, तो मालूम चल गया इंडेक्स लिंक बॉन्ड क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ इंडेक्स लिंक बॉन्ड इफ वी आर गिवन द मॉनेटरी रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है कि किस किस डेट पे कितने कितने का कैश फ्लो हो रहा है। पहले टाइमलाइन पे वो सारे के सारे पॉइंट आउट कर लेने हैं। अब उन सभी की आपने प्रेजेंट वैल्यू एट द मनी रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेनी है, तो आपका इस बॉन्ड का प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है टाइम लैग। ठीक है, टाइम लैग क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूं इंडेक्स के बेस पे हमारा इंडेक्स लिंक बॉन्ड के कैश फ्लोज की पेमेंट होनी थी। भाई यहां मुझे 12 रुपए मिलने थे, मुझे बोला गया जो उस दिन का इन्फ्लेशन होगा, जैसे मान लो हम कहते हैं जी 5% इन्फ्लेशन है, तो 12 इंटू 1.05 की पेमेंट होनी थी। पर मुझे यह बोला गया कि देखिए इन्फ्लेशन हम डिक्लेयर तो करते हैं, बट जिस दिन आपका कूपन पेमेंट होना है, हो सकता है तब तक जो है इन्फ्लेशन का नंबर ना मालूम चल पाए, तो आपको तो वेट करना पड़ जाएगा। आप कूपन पेमेंट अपना लेने गए, आपने बोला जी बताओ इन्फ्लेशन कितना है, ताकि मैं 1 प्लस इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके ये जानूं कि मेरा पेमेंट कितना रिसीव मुझे होने वाला है। वो कहते हैं जी अभी तो इन्फ्लेशन का नंबर हमारे पास आया नहीं है, ये 10-15 दिन लग जाएंगे आएगा। आप 10-15 दिन में फिर गए, सरकारी डिपार्टमेंट है, आप 15 दिन बाद फिर पहुंच गए, जी बताइए इन्फ्लेशन कितना है ताकि मुझे कूपन मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन वो बताएंगे, फिर उस इन्फ्लेशन के बेस पे आप अपना वो नंबर लेके बैंक में जाके आपको 1 प्लस इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके बताना है जी ये वहां से लिखवा के लाया हूं, मेरा इतना कूपन बनता है, दे दो मुझे। वो कहता है जी वो जो बाबूजी हैं ना, जो क्लर्क बाबू हैं जो बताते हैं, वो गांव गए थे, उनको वो घर पे बीमार पड़ गए, अभी तो उनको 15-20 दिन और लग जाएंगे, और आप जो है सूखने पड़े हुए हैं अपना, इसलिए कि आपको इन्फ्लेशन का नंबर नहीं मालूम चल रहा और आप अपना कूपन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, जब भी आपको कूपन रेट दिया होगा और आपको कूपन का एक्चुअल अमाउंट निकालना है कि कितना आपको एक्चुअल में कूपन मिलने वाला है, तो आपने कहा मिलना क्या है, 12 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करना है बस। कहते बस आपको जो है ना इन्फ्लेशन जो लेना है वो उस डेट का नहीं लेना, करंट डेट का नहीं लेना है,
आपको इन्फ्लेशन इतने महीने पुराना लेके चलना है। सपोज बोल देते हैं जी 3 मंथ लैग है, 4 मंथ लैग है, 8 मंथ लैग है, कोई भी बोल सकते हैं। ये पहले ही बता दिया जाएगा, जब आपको बॉन्ड इशू हुआ था तभी बता दिया जाएगा। आप बोलोगे कि जी मुझे 1 प्लस इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करना था। इसका मतलब सपोज 0 टाइम का Q0 था, 1 टाइम का Q1 था इंडेक्स नंबर, तो Q0 इंटू 1 प्लस E1 इज इक्वल टू Q1 बनता। ये होता ना, इंडेक्स बेस का मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू करंट इंडेक्स होता है। आपने कहा जी 1 प्लस E1 होता है Q1 डिवाइडेड बाय Q0, मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस E से। इसका मतलब 1 प्लस E1 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे करंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है और बेस इंडेक्स से डिवाइड करना है। करंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है और बेस इंडेक्स से डिवाइड करना है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। आप बोलोगे पहले तो कुछ और किया था आपने। पहले मैंने क्या किया था, करंट से डिवाइड किया था, बेस से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मैं वहां पर रियल कैश फ्लो निकाल रहा था। ये मैं इंडेक्स लिंक बॉन्ड की बात कर रहा हूं। इंडेक्स लिंक बॉन्ड में 1 प्लस इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल कैश फ्लो में 1 प्लस इन्फ्लेशन से डिवाइड करते थे, तो इसलिए Q1 से डिवाइड किया था और Q0 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, डोंट मिक्स देम। तो जब भी इंडेक्स नंबर दिए होंगे और हमें एक्चुअल कैश फ्लो पता लगाने हैं कि हमें कितना मिलेगा, तो हम उसको करंट इंडेक्स से, कूपन रेट को करंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे निकल आएंगे इससे एक्चुअल कैश फ्लो। आपने बोला ठीक है जी, ये तो समझ आ गई बात। ठीक है, आपने कहा ये तो समझ आ गई बात। बट जब गवर्नमेंट ने आपको ये कहा कि 3 महीने पुराना लेना है, आपने बोला जी करंट इंडेक्स तो 3 महीने पुराना अगर मैं लूंगा तो वो तो कम होगा। अगर न्यूमरेटर कम हो गया, अगर न्यूमरेटर कम हो गया तो इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। भाई अगर मैं किसी को 105 की बजाय 104 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगा। वो कहते हैं सर देखो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतने रिजिड होने की जरूरत नहीं है। अगर करंट में आप टाइम लैग ले रहे हो, बेस में भी तो टाइम लैग होगा। अगर ऊपर वाले को आप 105 की जगह 104 ले रहे हो तो नीचे वाला भी तो हो सकता है 102 की जगह 101 हो जाएगा 3 महीने पुराना। तो जितने महीने का टाइम लैग आप ऊपर लोगे उतने महीने का भी नीचे लोगे। ठीक है, और हो सकता है नॉर्मली तो वैसे इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, पर अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो हो सकता है कि 3 महीने पुराना इंडेक्स ज्यादा हो और आज का कम हो। जबकि जब आप डिवाइड कर रहे थे बेस वाले में 3 महीने पुराना वाला कम था और 3 महीने जो एक्चुअल डेट थी बेस वाली 0 टाइम का, वो हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है ना, यानी वहां तो नॉर्मल इंक्रीज था और यहां पर आपका हर साल जो है 3 महीने पुराना जो होता है ना वो ज्यादा होता है और 3 महीने बाद का कम हो जाता है, तो आपको हो सकता है ज्यादा पैसे मिल रहे हो। तो इसलिए इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपके फायदे के लिए ताकि आपका टाइम बच सके, आपको वेट ना करना पड़े। ये तो पता ना 3 महीने में तो बाबूजी आ ही जाएंगे ना गांव से। सो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल कैश फ्लो निकालना है, नॉर्मली रूल ये होता है कूपन रेट इंटू करंट इंडेक्स डिवाइड बाय बेस इंडेक्स। बट आपके लिए ये वाला भी हो सकता है कूपन रेट इंटू करंट इंडेक्स विद टाइम लैग, अगर मेंशन है तो, डिवाइडेड बाय बेस इंडेक्स विद टाइम लैग, बेस इंडेक्स विद टाइम लैग। तो अगर आपने करंट में टाइम लैग लेना है तो आपने बेस में भी टाइम लैग लेना है। इसलिए जो एक्चुअल कैश फ्लो होगा वो आपका इससे निकालो इससे निकालो, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, टाइम लैग के कारण थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नहीं आता है। ठीक है, सो आपको मालूम चल गया कि इंडेक्स लिंक बॉन्ड में जब भी आपको एक्चुअल कैश फ्लोज निकालने होंगे, तो अगर आपको इन्फ्लेशन दे रखी है तो एक्चुअल कैश फ्लो में आप क्या करोगे, अगर इन्फ्लेशन दे रखी है तो आप एक्चुअल कैश फ्लो में क्या करोगे, कूपन रेट को 1 प्लस इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको इंडेक्स नंबर दे रखे हैं तो नॉर्मली आप करते हो करंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई और बेस इंडेक्स से डिवाइड। अगेन
आई एम सेइंग कि ये रियल कैश फ्लो नहीं निकाल रहा मैं इंडेक्स लिंक बॉन्ड होने की वजह से जो एक्चुअल में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलना है ना, मैं उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो आप करंट इंडेक्स को बेस इंडेक्स से डिवाइड करोगे, और अगर आपको टाइम लैग मेंशन है क्वेश्चन में, तो आप करंट इंडेक्स में भी टाइम लैग लोगे और बेस इंडेक्स में भी टाइम लैग लोगे। दीज आर टू कैलकुलेट एक्चुअल कैश फ्लो। एक्चुअल कैश फ्लो मतलब असल में आपकी जेब में कितना पैसा आने वाला है, यह कैलकुलेट करने के लिए आपको यह तरीका फॉलो करना होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एन इंडेक्स टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज, 1103 का, 1403 का, सारी डेट्स के इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं अप टू 1408। ठीक है। एन इंडेक्स लिंक बॉन्ड इज इशूड ऑन 1403 बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। इशू डेट क्या है? 1403। दिस इज द इशू डेट। इसमें ना डेट्स का ध्यान रखना है। इशू डेट, परचेज डेट एंड पेमेंट डेट, कि किस दिन आपको कूपन पेमेंट या कैपिटल पेमेंट हो रही है। 3 तरह की डेट्स होती हैं। और रिडम्पशन पेमेंट की तो वो भी होगा, पेमेंट डेट ही आएगी वो भी। एन इन्वेस्टर परचेज्ड ऑन 1506, इसने खरीदा है परचेज डेट 1506 पे। ठीक है। रिडम्पशन होनी है 1408 पे। उसने खरीदा 102 रुपए का, प्राइस इसने पे किया 102 पर 100 नॉमिनल। द बॉन्ड इज ड्यू टू बी रिडीम्ड एट पार, यानी कि 100 रुपए पर रिडम्पशन होनी है। ऑल कूपन एंड रिडम्पशन पेमेंट आर लिंक टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स 3 मंथ प्रायर टू द पेमेंट डेट, यानी जिस डेट को भी पेमेंट होनी है ना, उस डेट से 3 महीने पुराना इंडेक्स नंबर आपको लेके चलना है। ठीक है। द कूपन ऑन द बॉन्ड्स आर ऑफ नॉमिनल अमाउंट 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इन एरियर। इनकम टैक्स 25% का है। रियल यील्ड निकालनी है, तो रियल यील्ड निकालने के लिए मुझे पहले रियल कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो मैंने ये देख लेता हूं ना, अपनी टाइम लाइन बना लेता हूं कि मैंने खरीदा कब, 1506। कूपन आना है हाफ ईयरली, तो 1403 पे है, तो कूपन आएगा, पहला कूपन आएगा मुझे 30 सितंबर 06 पे। कि गवर्नमेंट अपने डेट थोड़ी चेंज कर देगी, मेरे खरीदने के 6 महीने बाद देंगे। उनको तो मतलब है हर 6 महीने बाद देना है उन्होंने। तो एक तरह से 139 मान लेते हैं, या इसको 1 अक्टूबर मान लेते हैं। चलो 1 अक्टूबर 06, फिर 1 अप्रैल 07, फिर 1 अक्टूबर 07 एंड 1408। ठीक है। यहां पे आपको कूपन आना था 3 रुपए का, 3 रुपए का, 3 रुपए का, यहां 3 + 100। इसमें से टैक्स कट के आना है 25%, तो 0.75 आएगा। इसका भी टैक्स कट के आना है 0.75 आएगा। इसका भी टैक्स कट के आना है 0.75 आएगा। इसका भी टैक्स कट के आना है। कूपन का टैक्स नहीं कट के आता, ध्यान है ना आपको। कूपन सॉरी, इसका जो कैपिटल पेमेंट होती है उसका टैक्स नहीं कट के आता, क्योंकि कैपिटल पेमेंट जो होती है वो कैपिटल गेन टैक्स के लिए होती है। अब देखो आपका 1403, 2 चीजें जरा नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। टू कैलकुलेट द एक्चुअल कैश फ्लोज, to calculate the actual cash flows, we always consider base यानी base index as issue date index. If only purchase date is known, only purchase date is known, we can use it as base. So अगर आपको इश्यू डेट और जो परचेज डेट है दोनों दे रखी हैं, तो इश्यू डेट को ही आपने बेस मान के चलना है।
एंड अगर इशू डेट पता ही नहीं है, पता नहीं आज से 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, 15 साल पहले, तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो आपने जो परचेज डेट है उसको बेस मान के चलना है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो, आपको इशू, आपने बॉन्ड कब इशू हुआ था 1403 को, 110 को पहला कूपन आया, बट आपके लिए 3 महीने पुराने वाला माना जाएगा, तो 110 के लिए आपको 1706 का चाहिए। 1706 का इंडेक्स आपके लिए 126.1 है। ठीक है, 126.1 है। इस कूपन के लिए 14 के लिए आपको 1 जनवरी 2007 का चाहिए, 1 जनवरी 2007 का 128.9 है। 11007 के लिए आपको 1707 का चाहिए, विच इज 129.4 है। और 1408 के लिए आपको 1108 का चाहिए, वो 130.3 है। और क्योंकि हम करंट में 3 मंथ का टाइम लैग ले रहे हैं, तो बेस में भी हमें 3 मंथ का टाइम लैग लेना है, तो 1403 के लिए भी हम बेस नहीं मानेंगे। अगर टाइम लैग है तो इसमें भी टाइम लैग होगा, तो 1403 के लिए भी हम 1103 का लेंगे, विच इज 108.2 का। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो हम करेंगे जी, हमें आया 2.25, हमें आया 2.25, इसके लिए इंडेक्स ये वाला यूज करना है। अगला आया 2.25, उसके लिए 3 महीने पुराना इंडेक्स यूज करना है। फिर आया 2.25, इसके लिए 3 महीने पुराना इंडेक्स यूज करना है। फिर आया 2.25 प्लस 100, इसके लिए भी 3 महीने पुराना इंडेक्स यूज करना है, और उसके लिए बेस में भी हमें 3 महीने पुराना इंडेक्स यूज करना है, विच इज 108.2, 126.1, 128.9, 129.4, 130.3। ठीक है, तो इसका एक्चुअल कैश फ्लो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कैश फ्लो हमारा हो गया 2.25 इंटू करंट इंडेक्स विथ टाइम लैग डिवाइडेड बाय बेस इंडेक्स विथ टाइम लैग। सेकेंड कैश फ्लो कितना होगा? 2.25 करंट इंडेक्स विथ टाइम लैग डिवाइडेड बाय बेस इंडेक्स विथ टाइम लैग। थर्ड कैश फ्लो क्या होगा? 2.25 करंट इंडेक्स विथ टाइम लैग अपॉन बेस इंडेक्स विथ टाइम लैग। फोर्थ कैश फ्लो 102.25, 100 प्लस 2.25 कर दिया मैंने, इंटू करंट इंडेक्स विथ टाइम लैग डिवाइडेड बाय बेस इंडेक्स विथ टाइम लैग। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं, तो 2.25 इंटू 126.1 डिवाइडेड बाय 108.2, 2.622। चलो इसको जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा, मैं मान लेता हूं कुछ तो आ ही जाएगा। हमारा क्वेश्चन अगर क्या है, रियल यील्ड निकालनी है हमको। अगर मैं डायरेक्टली इन कैश फ्लोज को, अगर मुझे मॉनेटरी कैश फ्लो, मॉनेटरी यील्ड निकालनी होती ना, अगर मुझे इफ मनी यील्ड इज रिक्वायर्ड, तो मुझे मनी रेट ऑफ रिटर्न निकालनी पड़ती। तो मैं क्या करता, C1 इंटू वी पावर 1, C2 इंटू वी पावर 2, C3 इंटू वी पावर 3 प्लस C4 इंटू वी पावर 4, और इसको 102 के इक्वेट करता, सॉल्व करता इंटरपोलेशन से, मेरा आई निकल जाता, मैं उस आई को मनी रेट ऑफ रिटर्न मान लेता। बट मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना, और रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए मुझे रियल कैश फ्लोज की जरूरत है। अब रियल कैश फ्लो क्या होता है? रियल कैश फ्लो क्या होता है? मैंने बताया था, मनी कैश फ्लो को 1 प्लस इन्फ्लेशन से या तो डिवाइड करो, या मैंने बताया था मनी कैश फ्लो को करंट इंडेक्स से डिवाइड करो और बेस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, बताया था। बस यहां पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज नोटिस करो आप, टू कैलकुलेट रियल कैश फ्लोज, टू कैलकुलेट
रियल कैश फ्लोज वी डोंट टेक इनटू अकाउंट द टाइम लैग। हम टाइम लैग नहीं कंसिडर करते, क्योंकि टाइम लैग लेना गवर्नमेंट की कंडीशन थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि टाइम लैग लेके आपको कैलकुलेशन करनी है। रियल रेट ऑफ रिटर्न हम अपने लिए निकाल रहे होते हैं कि रियल में मुझे बच क्या रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को इस बात से थोड़ी मतलब है कि रियल में तुम्हें क्या बच रहा है। हो सकता है कि जो तुम्हें बच रहा हो नेगेटिव में बच रहा हो सकता है कि इन्फ्लेशन इतनी हाई हो कि रियल में तुम्हें नेगेटिव बच रहा हो। गवर्नमेंट को इससे क्या लेना देना। सो टू कैलकुलेट रियल कैश फ्लो वी डोंट टेक इनटू अकाउंट द टाइम लैग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टू कैलकुलेट रियल कैश फ्लो वी कंसिडर बेस इंडेक्स is always the purchase date index। यानी कि रियल कैश फ्लो जो भी चीज हम अपने लिए कर रहे हैं ना, जो भी चीज हम अपने लिए कर रहे हैं उसमें हमें उसी डेट से मतलब है जो डेट हमें पैसे आ रहे हैं। हमारे लिए करंट डेट वो है, जिस डेट को हमने खरीदा था बेस डेट वो है हमारे लिए। हमें क्या मतलब कोई बॉन्ड 20 साल पहले इशू हुआ था, हमें क्या मतलब कोई बॉन्ड 5 साल पहले इशू हुआ। ठीक है, मैं तो जिस दिन पैदा हुआ मेरे लिए तो दुनिया की शुरुआत ही वहीं से, उससे पहले मेरे लिए दुनिया थी नहीं और मेरे बाद मेरे लिए दुनिया होगी नहीं। तो मेरे लिए तो दुनिया उसी दिन हुई जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो मेरे लिए जो बेस इंडेक्स है, मेरे लिए बेस इंडेक्स वही इंडेक्स है जिस डेट को मैंने परचेज किया था। सो रियल कैश फ्लो निकालते टाइम वी ऑलवेज टेक इनटू वी डोंट टेक इनटू अकाउंट द टाइम लैग, एंड रियल कैश फ्लो निकालते टाइम जो बेस इंडेक्स लेना है वो हमेशा परचेज डेट का लेना है, इशू डेट से कोई लेना देना नहीं है आपको। अब आपके मॉनेटरी कैश फ्लो से निकल आया ना, जो एक्चुअल कैश फ्लोज है वही मॉनेटरी कैश फ्लोज है, क्योंकि उतना ही पैसा आपको आने वाला है। अब आप सिर्फ क्या चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर रियल कैश फ्लोज निकालना चाहते हैं, यानी कि R1 निकालना चाहते हैं। तो R1 क्या होगा, C1 इसको आपने किससे डिवाइड करना है, परचेज डेट से, या परचेज डेट से मल्टीप्लाई करना है। रियल कैश फ्लो के लिए क्या करते थे, बेस से मल्टीप्लाई करते थे। बेस मतलब परचेज डेट से मल्टीप्लाई, और करंट इंडेक्स मतलब जिस डेट को ये पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेस डेट हमारे लिए क्या है, परचेज डेट इंडेक्स। और फर्स्ट कैश फ्लो हो कहां रहा है, फर्स्ट कैश फ्लो हो रहा है कब, 1/10/06 को फर्स्ट कैश फ्लो हो रहा है 1/10/06 को। तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, Q ऑफ 1/10/06। इसको हम परचेज डेट इंडेक्स, परचेज डेट क्या है 1506, तो यहां पर वही 1506 से सेम मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड जो होगा वो 1407 से होगा, फिर डिवाइड जो होगा वो 11007 से होगा, और फिर जो डिवाइड होगा 1408 से होगा। मल्टीप्लाई सब में सेम से होना है, यानी कि जो भी आपकी कैश फ्लो की वैल्यू निकली हुई है आपने उसको, ये वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन पार्ट में नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, आपके लिए 1506 का क्या था, 1506 का दिया हुआ था 123.8। ठीक है, तो 123.8 से मल्टीप्लाई तो सब में सेम करना है, 123.8 से मल्टीप्लाई तो सब में सेम होगा। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 11006 का, 11006 का है 126.6, 129.2, 126.6, 129.2 एंड 110 का 129.9 और 132, 129.9 एंड 132। इससे आपके रियल कैश फ्लोज निकल जाएंगे।
अब आपके रियल कैश फ्लोज अगर निकल आए हैं तो R1 को V पावर 1 या V पावर हाफ, यस V पावर 1 या V पावर हाफ, नॉट V पावर 1, नॉट V पावर हाफ। आपको देखना है, देखो पहला कैश फ्लो कब हुआ आपको, पहला कैश फ्लो आपको हुआ है 110.06 पे, अगला कैश फ्लो हुआ है 1407 पे, फिर 110.07 पे और फिर 1408 पे। आपने खरीदा था 1 मई 06 पे, आपने खरीदा था 1 मई 06 पे। तो यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, तो आपको R1 इंटू वी रेज़ टू पावर 5 महीने करना है, फिर R2 में वी रेज़ टू पावर 11 महीने करना है, फिर R3 में आपने वी रेज़ टू पावर 1 ईयर एंड 5 मंथ करना है, और फिर R4 के लिए आपने वी रेज़ टू पावर 1 ईयर एंड 11 मंथ करना है, और इसको 102 के इक्वेट करना है। इंटरपोलेशन से सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी रियल रेट ऑफ रिटर्न होगी। बताइए जी, क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हम उसमें V पावर 1 V पावर 2 कर रहे थे, बट ध्यान रहे हमने कहां लेके आना होता है, हर कैश फ्लो को हमने परचेज डेट पे लाना है। अब परचेज डेट ही अगर हमारी 5 महीने पहले की है, परचेज डेट ही अगर हमारी 5 महीने पहले की है, पहले कैश फ्लो की 5 महीने पहले की, तो हम उसको 5 महीने पीछे लाएंगे, फिर 11 महीने, क्योंकि उसके बाद तो 6 महीने के गैप पे है, फिर 11 महीने, फिर 1 साल 5 महीने, फिर 1 साल 11 महीने। सो ध्यान रखना है, डेट्स का बहुत ध्यान रख के चलना है, और इंडेक्स अगर आपको टाइम लैग है तो टाइम लैग को भी कंसिडर करके चलना है। मैं फिर से रिपीट बता रहा हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट, इंडेक्स लिंक बॉन्ड होने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एक्चुअल कैश फ्लोज निकालने के लिए टाइम लैग लेना है, तो आपने गवर्नमेंट की बात माननी है। तो एक्चुअल कैश फ्लो निकालने के लिए टाइम लैग कंसिडर करना है, वो कर दिया, उससे आपके C1 C2 यानी सारे के सारे कैश फ्लोज निकल आए। अब रियल कैश फ्लो आप अपने लिए निकाल रहे हो, प्राइस आप अपने लिए निकाल रहे हो। तो रियल कैश फ्लो निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, मॉनेटरी कैश फ्लो यानी जो एक्चुअल कैश फ्लो आपको मिलने वाला था उसको आपने करंट से डिवाइड करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके लिए करंट कौन सा होगा, अब आप पहले आपके लिए करंट कौन सा था, जिस डेट को मिल रहा है उस माइनस टाइम लैग, बेस क्या था, जिस डेट को इशू हुआ था माइनस टाइम लैग। अब आपके लिए करंट डेट क्या है, करंट जिस दिन आपको पैसे मिल रहे हैं, और बेस जिस दिन आपने खरीदा था। आपको इशू डेट से रियल कैश फ्लो में कोई नहीं फर्क पड़ता। आपको रियल कैश फ्लो निकालने के लिए टाइम लैग को कंसिडर नहीं करना, वो गवर्नमेंट की कंडीशन थी, आपके ऊपर कंडीशन ही थी। गवर्नमेंट ने बोला था कि रियल कैश फ्लो ऐसे निकलेंगे, तो आपने मॉनेटरी कैश फ्लो ऐसे निकलेंगे, आपने निकाल लिए। अब तो सब कुछ आपके हाथ में आ चुका है ना, अब तो आप अपने लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अपने लिए आप वही कैलकुलेशन करोगे कि मेरे लिए करंट डेट क्या, जिस दिन मुझे पैसे मिले, मेरे लिए बेस डेट क्या, जिस दिन मैंने पैसे लगाए, बस। ठीक है, तो इस तरह से टाइम लैग के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। एंड पार्ट बी जो है, यानी कि एक्सेल में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहां मैंने 3-4 कैश फ्लोज की वैल्यू निकालनी थी। 2 साल का बॉन्ड था तो मैंने मैनुअली कैलकुलेट कर ली, यही 20 साल का बॉन्ड होता तो फिर वो चीज एक्सेल में कैलकुलेट होगी। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तब तक पार्ट ए क्या और पार्ट बी क्या, तो पार्ट बी में तो वही होगा ना जो पार्ट ए में सीखा होगा, उसी को अप्लाई करना है। तो पार्ट ए में पहले इसको अच्छे से सीख लेंगे, फिर इसको हम पार्ट बी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो कॉन्सेप्ट वाइज ये कंप्लीट है, बट एक बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन माना जाता है, इसको जरा हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं करवाऊंगा तो पक्का ये डाउट्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आज तक का क्या बोलूं मैं, इतिहास गवाह है कि आज तक जब भी ये क्वेश्चन, मतलब जैसे क्लास में अगर हमने नहीं करवाया ना, तो डाउट्स में बच्चों ने पूछा ही पूछा। तो इसलिए पहले ही मान लेते हैं हम कि, चलिए पढ़ लीजिए एक बार ये क्वेश्चन। ऑन 15th March 1998 द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इशूड, तो ये क्या हो गई, ये हो गई इशू डेट।
ठीक है। कूपन्स आर पेबल हाफ ईयरली इन एरियर एंड द एनुअल कूपन इज 4%। एनुअल 4% है तो हाफ ईयरली 2% हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स आर इंडेक्स बाय रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स विद टाइम लैग ऑफ 8 महीने पुराना। अभी पिछला क्वेश्चन हमने 3 महीने पुराना किया ना टाइम लैग, यहां 8 महीने का टाइम लैग है। ए टैक्स एग्जेम्प्ट इन्वेस्टर परचेज द स्टॉक एट 113 पर 100, यानी कि ये परचेज प्राइस है, 100 उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। 16 सितंबर 2001 को खरीदा है तो ये हमारी परचेज डेट है। जस्ट आफ्टर द कूपन पेमेंट हैड बीन मेड, तो क्योंकि कूपन पेमेंट 15 सितंबर को हुई थी, इसने 16 सितंबर को खरीदा, तो पिछला कूपन तो उसको आया होगा जिससे इसने खरीदा होगा, तो हमें कोई लेना देना नहीं है उसका। यू आर गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स, सिर्फ आपको 4 इन्फ्लेशन की इंडेक्स की वैल्यूज दे रखी हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कूपन पेमेंट पर 100 नॉमिनल स्टॉक ऑन 15 मार्च 2002 और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। चलिए, रिडम्पशन कब है? 8 साल का बॉन्ड है, हाफ ईयरली कूपन है, तो 16 पेमेंट्स हैं, बट हम देखते हैं कि कब उसने खरीदा था, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट जो था ना इसका बहुत ही कम मार्क्स का है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कूपन पेमेंट पर 100 नॉमिनल स्टॉक ऑन 15 मार्च 2002। तो देखो 15 मार्च को पेमेंट हो रही है, इससे 8 महीने पुराना इंडेक्स चाहिए होगा क्योंकि इंडेक्स लिंक है और 8 महीने का टाइम लैग है। तो 15/3 से पहले क्या हो गया? 15 जुलाई हो गया, 15 जुलाई 2001 हो गया, ठीक है। एंड कूपन पेमेंट कितने की है? कूपन पेमेंट है 4% की है, कोई टैक्स की बात तो कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपए का कूपन है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट इंडेक्स विद टाइम लैग, तो क्यू ऑफ 15 जुलाई 2001 डिवाइडेड बाय इशू डेट क्या थी? इशू डेट थी 15 मार्च की, बट इसमें भी हमें टाइम लैग लेना है, तो 15 मार्च 98 से 8 महीने पहले जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 15 जुलाई 1997 पे, ठीक है। तो 2 इंटू 15 जुलाई 2001 का क्या है? जब जुलाई 2001 दिया तो वी आर अज्यूमिंग कि ये मिड ईयर का ही है, ठीक है। तो 128.6 डिवाइडेड बाय इशू डेट विद टाइम लैग 112। सो हमारा जो कूपन आया होगा, ये आई थिंक 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, 2 इंटू 128.6 डिवाइडेड बाय 112, तो कूपन पेमेंट हमें रिसीव हो रही है 2.296 की। तो ये तो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ये तो आसानी से हो गया, तो फिर ये डाउट में क्यों आता है? आगे देखते हैं। रियल यील्ड निकालनी है 16 सितंबर 2001 को, जब उसने परचेज किया उस डेट पे, और हमें सारे इंडेक्स नंबर दिए नहीं हुए, हमें यह बोला है कि इंडेक्स जो है 1 सितंबर, जो सितंबर 2001 का यानी कि 15 सितंबर 2001 का दिया है ना, इसके बाद से इंडेक्स नंबर जो है ना 5% से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहला जो हमारा काम होगा वो होगा पूरी सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर निकालना। आप बोलोगे ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो 15 जुलाई 98, ठीक है, फिर उसके बाद 15 मार्च 98, 15 जुलाई 97, 15 मार्च 98। हमने कब खरीदा? हमें ये तो इशू डेट हो गई और ये विद टाइम लैग हो गया। हमने कब खरीदा? हमने खरीदा 16 सितंबर 2001 को, 16 सितंबर 2001 को। इसके लिए 8 महीने, और इसके बाद जो हमें कूपन आएगा वो कब आएगा? हमें कूपन आना है मार्च में, अगले साल मार्च में, तो 15 मार्च 2002 को। अब देखो जब इश्यू 98 में हुआ था तो 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसकी रिडम्पशन जो है 15 मार्च 2006 की है। तो 15 मार्च 2002, 15/9/2002, देन 15 मार्च 2003, 15 सितंबर 2003, ऐसे करते करते सारे निकालने पड़ेंगे। मैं बीच में डैश 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 डाल के 15
मार्च 2006 लिख रहा हूं सीधा। ठीक है, मैं सीधा 15 मार्च 2006 लिख रहा हूं। अब देखो 15 सितंबर 2001 का या 16 सितंबर 2001 का 129.2 दिया है। हमें बोला है इसके बाद से 5% से बढ़ेगा। तो यहां से देखो कि 129.2 इंटू 1.05, मगर टाइम कितना हुआ? आधा साल हुआ। ठीक है, फिर यहां से 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 1 हुआ। यहां 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 1.5 हुआ। ठीक है, यहां पर 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 2 हुआ, और बढ़ते बढ़ते यहां पर 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर काउंट कर लेते हैं कि यहां पर अगर 15 मार्च 2003 पे 1.5 था तो 4 पे 2.5 हो जाएगा, 5 पे 3.5 हो जाएगा, और यहां तक आते आते 4.5 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट नहीं करना है, यानी कि कैलकुलेटर का यूज यहां पे कैलकुलेटर का मिस यूज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज ना आपस में वैसे ही कटने वाली हैं। ठीक है, ये मैंने निकाले हैं इंडेक्स नंबर्स। अब मैं देखता हूं कि जो कूपन रेट है वो कितना है और वो मुझे कब कब आने वाला है। कूपन मुझे आने वाला है, मैंने खरीदा इस दिन 16 सितंबर को, मुझे कूपन आएगा कब? 2 रुपए का यहां, 2 रुपए का यहां, 2 का यहां, 2 का यहां, ऐसे चलते चलते 2 का यहां, और 100 रुपए मुझे यहां पे वापस मिलने हैं। ठीक है, मैं 2 रुपए में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तो एक्चुअल कैश फ्लो से मतलब है। ये तो मेरे एक तरह से कैश फ्लोज वो हैं जो गवर्नमेंट ने विदाउट इन्फ्लेशन बोल रखा है कि इतने आपको मिलने थे, बट मुझे कब मिलेंगे? मुझे मिलेगा 2 इंटू, मतलब मेरे लिए जो एक्चुअल कैश फ्लोज होंगे, जिसको मैं सी बोलता हूं, वो क्या होंगे? 2 इंटू करंट इंडेक्स विद टाइम लैग। तो मुझे 15 मार्च 2002 के लिए 15 जुलाई 2001 का इंडेक्स दिया होना चाहिए। दिया हुआ है क्वेश्चन में 128.6। तो मुझे क्या करना है? करंट से मल्टीप्लाई करना है। करंट मतलब करंट विद टाइम लैग से मल्टीप्लाई करना है। और बेस मतलब इश्यू डेट विद टाइम लैग। इश्यू डेट क्या था? ये था, और टाइम लैग के साथ इसका क्या था? 112 का था। ठीक है, तो इसको डिवाइड किससे करना है? 112 से। तो 2 इंटू डिवाइड तो हर केस में 112 से ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करूं? 15 सितंबर 2002 से 8 महीने पहले, मतलब 15 जनवरी 2002। ठीक है, अब 15 जनवरी 2002 का कहां से लाऊं? दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। मुझे ये पता है ना कि यहां के बाद से तो 5% से बढ़ रहा था, यहां के बाद से तो 5% से बढ़ रहा था। तो 15 सितंबर से 15 जनवरी तक, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, 4 महीने। तो यहां तक आते आते ये कितना बढ़ चुका होगा? 4 महीने बढ़ चुका होगा। तो 4/12, तो मैं 112, और यहां पर इसको मैं 129.2 इंटू 1.045 रेज़ टू पावर 4/12 करूंगा। ठीक है, समझ आई बात? नहीं आई? करंट इंडेक्स विद टाइम लैग ले लिया मैंने। यहां के लिए मैं क्या करूंगा? बेस तो वही रहेगा 112। 15 मार्च के लिए मुझे 15 जुलाई का पता होना चाहिए। कब? 15 जुलाई 2002 का। तो आपको समझ आया कि मैं बीच में गैप क्यों, मतलब मैंने जब लिखा था तो मैंने बीच में गैप किस लिए छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि बीच में आने वाला है। ठीक है, सो 15 जुलाई 2002 के लिए अगर निकालूं तो 129.2, 3 से 7, 4 महीने, हाफ ईयर में 4 महीने ऐड करूंगा तो 10/12, तो 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 10/12। तो अब आपको ना सोचने की जरूरत है नहीं, वैसे सीधा 6 महीने बढ़ाते रहो बस। तो जैसे इसका चाहिए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें 6 महीने बढ़ा दो, बेस तो वही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते
यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 129.2। देखो यहां पर 16 महीने है, ये 15, जैसे यहां 10 महीने था 15 मार्च 2003 पे, अब 15 मार्च 2006 पे जाना, तीन साल ऐड करना है, 3 साल का मतलब 36 महीने ऐड करने हैं। तो यहां पर ये 1.05 रेज़ टू पावर 46/12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 112। ठीक है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या निकाला है, अभी मेरा निकला है ये मनी कैश फ्लो। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, तो मुझे निकालने हैं रियल कैश फ्लो। तो अब रियल कैश फ्लोस कैसे निकालूं? रियल कैश फ्लो के लिए क्या करना होता है, मनी कैश फ्लो मेरे पास है, इसको मुझे डिवाइड किससे करना होता है? रियल के लिए क्या करना होता है, करंट से डिवाइड करना होता है और बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। और बेस मैंने क्या बताया था, हमेशा परचेज रेट का होता है। परचेज रेट का कितना है 129.2 और करंट क्या होता है, जिस डेट को पैसे आए होते हैं वो क्या है 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये होगा 2 इंटू, मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन मैं ना थोड़ा नीचे अलग से कर लेता हूं। 15 मार्च 2002 का मुझे चाहिए, 15 मार्च 2002 का, 15 सितंबर 2002 का चाहिए, फिर 15 मार्च 2003 का चाहिए, एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते 15 मार्च 2006 तक का चाहिए। ठीक है, कैश फ्लोज इसके मुझे रियल ये पता थे, 2 इंटू 128.6 डिवाइडेड बाय 112, इसका था मेरे पास 2 इंटू, डिवाइड तो 112 से ही हो रहा था, 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 4/12 था। यहां पर था 2 इंटू 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 10/12 था, डिवाइड बाय 112 ही था। और यहां तक आते आते 2 इंटू 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 46/12 था, डिवाइड बाय 112 था। और जो 100 रुपए थे उसकी वैल्यू थी 100 इंटू 129.2 अपॉन 112 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 46/12। जब हमें इसके रियल निकालने हैं तो हमें क्या करना है, मॉनेटरी हमारे पास पता है, करंट से हमें डिवाइड करना होता है। करंट मतलब 129.2, जिस दिन पैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं 15 मार्च 2002 को, तो 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 6/12। ठीक है, और बेस से मल्टीप्लाई करना, और बेस क्या है जिस दिन हमने खरीदा था, वो है 16 सितंबर 2001 का। तो ऊपर तो 129.2 ही आना है हर सिचुएशन में। तो यहां क्या आ जाएगा 129.2, यानी ये से कट जाएगा, इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 4/12 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 129.2 अपॉन 129.2 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 12/12। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब अगला मैं कैलकुलेट करूंगा तो इधर 10/12 आया, ये तो कट ही जाता है, नीचे 112 आएगा और नीचे 1.05 रेज़ टू पावर 18/12 आएगा। तो जब ये 4/12 एंड 12/12 कैंसिल हुए तो क्या बचा था 8/12 बचा था। इसमें 10/12 और 18/12 कटेंगे तो 8/12 बचेगा, ऐसे ही इसमें भी 8/12 बचेगा। तो आप देखेंगे कि पहली टर्म को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म्स जो होंगी ना सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पास एग्जाम में आ रखे हैं। पहली कैटेगरी में तो ये है सारी की सारी टर्म्स में ही ना इस तरह से एडजस्टमेंट होती है कि जैसे ही आप मॉनेटरी कैश फ्लो में सारे उल्टे सीधे नजर आ रहे होंगे, बट अगर आप उसको रियल में कन्वर्ट करते हो ना तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो सेम आ जाती हैं।
तो जिससे क्या होता है कि जब आप वी पावर हाफ वी पावर 1 करते हो तो उन सब में से वो टर्म आ जाती है कॉमन और सीधा जीपी बन जाती है। या फिर ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जो और डिफिकल्ट था थोड़ा सा, कि पहली टर्म डिफरेंट है बट बाकी सारी की सारी टर्म सेम है। बाकी सब में देखो 2 इंटू ये कॉमन, 2 इंटू ये कॉमन, ऊपर 4/12 नीचे 12/12, तो बचा क्या 8/12 नीचे, ऊपर 10/12 तो नीचे 18/12। इससे अगली में देखोगे तो ऊपर आएगा आपका 16/12, नीचे आएगा आपका 24/12, तो नीचे फिर 8/12 बचेगा। इसमें भी अगर आप देखोगे, देखो इसमें भी अगर हम देखें तो क्या आएगा 2 इंटू 129.2 अपॉन 112 इंटू 1.05 रेस्ट पावर 46/12, मल्टीप्लाई तो 129.2 से ही करना था, डिवाइड किससे करना है, इस डेट पे 15 मार्च 2006 का देखो क्या था 46/12 था, और उसका करंट डेट का इंडेक्स क्या था 4.5। 4.5 का मतलब क्या होता है, 4.5 का मतलब होता है 54। तो जब आप 1.05 रेस्ट पावर 54/12 करोगे तो 46 और ये कट के कितना छोड़ेंगे, कितना बचाएंगे 8/12। तो आपकी हर टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है 2 इंटू ये 129.2, तो 129.2 से कट ही गया था। तो आपकी हर टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 2 इंटू 129.2 अपॉन 112 इंटू 1/1.05 रेज टू पावर 8/12। ठीक है, तो पहली टर्म को छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारी टर्म सेम आ रही हैं, उनमें से ये कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा वी पावर हाफ, वी पावर 1, वी पावर 1.5, वी पावर 2 एंड सो ऑन। और वो आपकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो टर्म्स काउंट करके उसकी आप जीपी बना लोगे। और निकालना क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था, निकालना क्या था, आपको निकालना था रियल रेट ऑफ रिटर्न या प्राइस, आपको निकालना था रियल रेट एनुअल यील्ड टू द इन्वेस्टर। तो रियल यील्ड निकालनी है, 113 आपको प्राइस दिया हुआ है, तो आपने इंटरपोलेशन लगा के उसमें एट द रेट ऑफ जे कैलकुलेट करना है। आपका जे का जो इंटरपोलेशन से वैल्यू निकलेगा वही आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ये जो पार्ट था आई थिंक 9 मार्क का पार्ट था ये, यानी टोटल 11 नंबर का क्वेश्चन था ये। 2 मार्क का पहला पार्ट और 9 मार्क का इसका दूसरा पार्ट था ये। ठीक है, सो इसके साथ ही आपका ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।